राहुल सर, आपको आवाज क्लियर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, ठीक आ रही है। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। स्टार्ट कर जी लेते हैं। थैंक यू। ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप करते हैं, फिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि मटेरियल वो चीज़ होती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और वो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, क्लॉथ है, सॉरी शर्ट है, तो उसके अंदर क्लॉथ, बटन, ये सारे कुछ मटेरियल हैं। अगर एक फैक्ट्री टेबल बनाती है, चेयर्स बनाती है, तो उसमें वुड, प्लास्टिक, आयरन, ये सारी चीज़ें मटेरियल होंगी। यानी आप जिस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बात कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। जो चीज़ें प्रोडक्ट की का पार्ट बन जाती हैं उन्हें डायरेक्ट मटेरियल्स कहते हैं, और जो चीज़ें प्रोडक्ट का पार्ट तो नहीं बन जाती लेकिन फैक्ट्री में यूज़ हो रही हैं उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। मसलन डीजल हर फैक्ट्री में यूज़ होता है जनरेटर को चलाने के लिए। इसी तरह क्लीनिंग मटेरियल्स होते हैं, तो क्लीनिंग मटेरियल की हर फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है। डिटर्जेंट्स वगैरह, सर्टन स्प्रेज होते हैं, लाइक कोरोना से बचने के लिए भी स्प्रे है, तो आपने अपनी फैक्ट्री को क्लीन करना है। तो वो जो क्लीनिंग मटेरियल है वो किसी प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं बनता लेकिन फैक्ट्री में यूज होता है, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल्स। तो ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, ये हर तरह के मटेरियल को डील करेगा, डायरेक्ट को भी इनडायरेक्ट को भी। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? हमने सबसे पहले दो बातें कल कंप्लीट की थी कि मटेरियल खरीदना पड़ता है, तो कब खरीदना है, व्हेन टू परचेज। तो हमने इसका एक सिंपल सा आंसर बनाया, वी परचेज मटेरियल व्हेन स्टॉक रीचेस टू रीऑर्डर लेवल। फिर सेकंड पॉइंट था हाउ मच टू परचेज, हाउ टू परचेज, कितना खरीदना है। तो उसका हमने कहा कि वी परचेज रॉ मटेरियल एज पर परचेज साइकिल। अब परचेज साइकिल क्या चीज थी वो भी मैंने आपको कल बताई, रीऑर्डर लेवल की कैलकुलेशन का तरीका कर आपको बता दिया। ये परचेज साइकिल था। इसका एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर देते हैं। जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए होता है वो स्टोर को कहता है कि मुझे मटेरियल दिया जाए। स्टोर को कैसे कहेगा? एक डॉक्यूमेंट होगा जिसे फिल किया जाएगा और डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाएगा कि मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। तो ये मटेरियल रिक्विजिशन कहलाता है, ये डॉक्यूमेंट, यानी मटेरियल को कंज्यूम करने की रिटर्न रिक्वेस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजर, यूजर डिपार्टमेंट, सेंट टू स्टोर। और जब स्टोर को वो मिलता है तो स्टोर उसके अगेंस्ट रॉ मटेरियल जिस दिन उसको चाहिए होता है, जिस टाइम पे चाहिए होता है, वो पहुंचा देते हैं। इसी तरह जब स्टोर का लेवल रीऑर्डर लेवल पे आ जाता है तो स्टोर को अब नया मटेरियल खरीदना चाहिए। अब स्टोर खुद नहीं खरीदता, स्टोर ने परचेज डिपार्टमेंट को एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेज देनी है, उसे कहते हैं परचेज रिक्विजिशन। तो परचेज रिक्विजिशन इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर डिपार्टमेंट, सेंट टू परचेजिंग डिपार्टमेंट, एंड इसके अंदर लिखा क्या जाएगा? इसके अंदर लिखा जाता है कि मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, कितना चाहिए। तो फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। परचेजिंग डिपार्टमेंट लेटर ऑफ इंक्वायरी सेंड करता है टू पोटेंशियल सप्लायर्स।
यानी उन लोगों को भेजता है जहां से मुझे मटेरियल मिलने की उम्मीद है। जैसे पता होता है कि मैं नॉर्मली ये मटेरियल यहाँ यहाँ से खरीद सकता हूँ, तो मैं उनको एक लेटर लिखूंगा। अब ये लेटर का वर्ड किताबों में होता है, आजकल ईमेल भी चल सकती है। तो लेटर या ईमेल पे वो सप्लायर से इंक्वायर करता है, उनसे पूछता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, इतनी चाहिए, इतने दिन तक चाहिए, क्या तुम इस काबिल हो कि मुझे प्रोवाइड कर सको। तो फिर जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है वो कोटेशंस भेजती है कि ठीक है जी, मैं भेज, मिस्टर ए ने भेज दिया, बी सी डी, हो सकता है 10-12 कोटेशंस आ जाए। फिर उन कोटेशंस को एवेलुएट किया जाता है और उनमें से एक सूटेबल सप्लायर सिलेक्ट किया जाता है। अब मैंने वर्ड यूज किया सूटेबल सप्लायर। सूटेबल सप्लायर का मतलब है जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सूट करता है, जो हमें बेस्ट लगता है। क्योंकि हो सकता है एक सप्लायर ऐसा हो जो रॉ मटेरियल तो वही दे रहा है, लेकिन वो कहता है मुझे कैश पेमेंट चाहिए और हमारे पास अभी कैश नहीं है, हो सकता है हमने 3 मंथ क्रेडिट पे जाना हो। तो एक और सप्लायर होगा जो वही मटेरियल दे रहा होगा और जो हमें 3 मंथ का क्रेडिट दे रहा है, तो हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक एक सूटेबल सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे। और जब हम एक सूटेबल सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे तो परचेज ऑर्डर प्लेस किया जाता है। यानी हम उसे ऑर्डर कर देंगे कि भाई इतना मटेरियल मुझे चाहिए, ये क्वांटिटी है, ये तुमने रेट कोट किया था, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, जो भी मेंशन करना है सारा कुछ परचेज ऑर्डर में मेंशन कर देना। जब उसे हमारा परचेज ऑर्डर मिलता है तो वो इक्नॉलेज करता है इन चीजों को कि भाई मुझे आपका परचेज ऑर्डर मिल गया है, मैं अब आपकी चीजें पहुंचा दूंगा, अब आपकी काम खत्म हो गया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सर्टेन डे पे जो उसने वादा किया हुआ है उस टाइम पे आपको चीजें डिलीवर कर दूंगा। और फिर फाइनली गुड्स डिलीवर हो जाती हैं, और जब गुड्स आती हैं फैक्ट्री में तो इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन होने के बाद जो यूनिट गुड होते में भेजवा देते, और जो चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं वो हम वापस भेज देते हैं कि भाई ये चीजें रास्ते में आते खराब हो गई थी या कोई भी वजह हो सकता है हमने वो मंगवाई ना हो, वो चीजें हम नहीं रखेंगे। हम सिर्फ वो वाली चीजें रखेंगे जो हमारे ऑर्डर के मुताबिक थी। फिर जब GRN बन के, GRN और परचेज ऑर्डर की मैंने आपको बताया था 4 कॉपीज होंगी हर चीज की। ये किस किस के पास होगा? स्टोर डिपार्टमेंट के पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास, अकाउंट्स के पास और सप्लायर के पास। तो जब GRN की कॉपी सप्लायर को मिलेगी तो सप्लायर को पता चल जाएगा कि जब मैंने चीजें डिलीवर की थी कितनी थी, उन्होंने कितनी एक्सेप्ट की हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इनवॉइस आ जाएगी। और फिर इनवॉइस की वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो उसको पे कर देगा, जो पेमेंट डेट होगी उस पेमेंट डेट पे पे कर दिया जाता है। तो ये जो सारी चीज हमने पढ़ी ये परचेज साइकिल है। इसे हमने परचेज साइकिल इसलिए कहा कि जब भी हमने परचेजिंग करनी है हमने इसी सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। ये परचेज रेक्विजिशन आएगी, परचेज लेटर ऑफ इंक्वायरी सेंड किया जाएगा, कोटेशंस आएंगी, तो ये सारे इसके सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं। इनमें से कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं कर सकते, इसी सीक्वेंस से परचेजिंग हमने करनी है। तो ये परचेज साइकिल था। अब हमने ये जितने डॉक्यूमेंट्स यूज हुए, मटेरियल रेक्विजिशन, परचेज रेक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, GRN, डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट क्या होता है? जब चीजें डिलीवर होती हैं तो उस वक्त उसकी 2 कॉपीज आती हैं आपके पास। वो जो बंदा या कार्गो कंपनी लेके आती है वो उस पर साइन करवाती है आपसे, और जाके अपने सप्लायर को जिससे वो चीजें लेके आया होता है उसे प्रूफ देता है कि मैं डिलीवर कर आया हूँ। तो इसकी एक कॉपी आपको भी ये मिल जाती है। अच्छा, अब ये जितने डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको कल एक हैंडआउट्स भेज भी दिए थे, गूगल क्लासरूम में भी। शायद मुझे अब याद नहीं है कि मैंने अपलोड कर दिए थे या नहीं, लेकिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिए थे। क्लासरूम में मैं आज अपलोड कर दूंगा अगर मैंने नहीं किया। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने मुझे कल बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उसने कहा कि सर जब एक डिपार्टमेंट जैसे कटिंग डिपार्टमेंट ने मटेरियल को लिया था स्टोर से, अगर एक्सेस मटेरियल ले लिया तो मटेरियल रिटर्न नोट, हमने एक बात कल डिस्कस की थी। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर कभी स्टोर मटेरियल वापस कर दे सप्लायर को तो फिर क्या करते हैं, फिर कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? तो वो मैंने उसे कल कहा था कि ये आपको कल की क्लास में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज अब आगे आ रही है। तो आज हम उसी चीज से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर स्टोर
को कभी मटेरियल वापस करना पड़ जाए सप्लायर को, तो फिर क्या किया जाता है? तो उस चीज को कहते हैं जी डेबिट नोट। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजे हैं, उनमें अभी आज हमने पढ़ना भी डेबिट नोट है। अच्छा, ये डेबिट और क्रेडिट नोट ना आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट इसमें ठीक नहीं होता। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये क्लियर हो जाए। डेबिट नोट जैसे कि मैंने बताया कि ये कौन इशू करेगा? कस्टमर इशू करेगा। किसे भेजेगा? सप्लायर को। तो इसको डेबिट नोट क्यों कहते हैं? अब जरा बात गौर से सुने। सपोज करें आपने मेरे से चीजें खरीदी हैं, आपको वो चीजें पसंद नहीं आई, आपने वो वापस करनी है। तो आप क्या करोगे? आप मुझे वो चीजें भेजोगे और एक एंट्री करोगे, आपने मेरे अकाउंट को डेबिट किया। अच्छा, डेबिट क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने डबल एंट्री पढ़ी होगी कि जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो मटेरियल हमारा एसेट बनता है। हमने एंट्री की मटेरियल अकाउंट डेबिट। सपोज करते हैं 1 लाख का मटेरियल था और जिससे खरीदा होता है क्रेडिट पे उसका नाम आता है। तो मैंने कहा आपने मेरे से खरीदा है तो मैं आपका पेएबल बन गया। तो आपने एंट्री की अयाज अकाउंट क्रेडिट 100,000, यानी आपने अयाज के इतने पैसे देने हैं। अब आपको बाद में पता चला कि 10,000 की चीजें तो खराब निकल आई हैं, मुझे वापस भेजनी है। तो जब आप कोई चीज वापस भेजते हो तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। तो आपने इसको एफएफए में पढ़ा था कि आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। अयाज अकाउंट डेबिट 10,000 और परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 10,000। अच्छा, यहाँ मैंने मटेरियल का वर्ड लिखा है। एफएफए में नॉर्मली आप परचेजेस का वर्ड लिख रहे होते थे, तो परचेजेस का वर्ड भी लिख सकते हैं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मैंने मटेरियल इसलिए लिखा कि मटेरियल खरीद रहे थे। तो हमने जब वो मटेरियल आया तो हमने उसकी एंट्री की परचेजेस अकाउंट डेबिट अयाज अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपने लायबिलिटी बुक कर ली, आपको एसेट आ गया। इसी तरह जब आपने वापस किया तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हुई और आपने क्या वापस किया? जो खरीदा था, तो उसे नाम दिया जाता है परचेजेस रिटर्न। अब जब आपने ये एंट्री की है ना, तो साथ ही सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। अकाउंटेंट ने हमेशा जब भी एंट्री करनी होती है उसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जैसे जब आपने परचेजिंग की, ये एंट्री की, तो क्या आपको जस्ट ख्याल आया, आप सो के उठे, आपने एंट्री कर दी? नहीं, आपके पास एक इनवॉइस आई कि ये इनवॉइस है, कुछ खरीदा गया है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट था। इनवॉइस वाज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर दिस एंट्री। तो जब आपने वापस भेजा तो अब भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होना है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट। डेबिट नोट जी, डेबिट नोट इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाई करता है कि एक डेबिट एंट्री हुई है सप्लायर के अकाउंट में, तो ये डेबिट नोट कहलाएगा। ठीक है, तो ये डेबिट नोट कहलाया। दिस इज अ डेबिट एंट्री इन सप्लायर अकाउंट। अच्छा, अब एक और रीजन भी है इसको डेबिट कहने की। आपको याद होगा कि एफएफए में आपने पढ़ा था कि जो एसेट्स होते हैं उनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। अब ये एसेट कैसे बना? आपने मुझे 10,000 की चीजें वापस की, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको 10,000 की चीजें दूंगा। तो इसका मतलब है आपका एक तरह से ये रिसीवेबल भी है। ये 10,000 की चीजें आप लेने के हकदार होंगे। चंद दिनों के बाद मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि ये आपको पसंद नहीं आई, मैं उसके बदले में आपको चीजें दे दूंगा। तो इसलिए भी ये डेबिट नोट है। तो बेसिकली डेबिट नोट हुआ क्या कि डेबिट नोट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेटेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस रिटर्न। यानी जो बंदा खरीदार है, उस खरीदार ने इशू किया। किसको इशू किया? सप्लायर को भेजेगा कि भाई मैं तुम्हें चीजें वापस कर रहा हूँ, साथ ये तुम्हें एक परवाना भेज रहा हूँ। वो परवाना जो होगा वो डेबिट नोट कहलाएगा और ये डेबिट एंट्री को शो करता है और ये आपका
आपका एसेट भी है, इसी लॉजिक के तहत ये डेबिट नोट है। अच्छा, अब जब मुझे चीजें वापस आई, अब देखें मेरा अकाउंटेंट क्या एंट्री करेगा। मेरा जो अकाउंटेंट होगा उसने जब आपको चीजें बेची तो उसने एंट्री की, लेट्स से कि मैं एक स्टूडेंट का नाम लिखता हूं सलमान, तो सलमान ने एंट्री की थी, तो मैंने लिखा सलमान अकाउंट डेबिट 100,000, सलमान मेरा रिसीवेबल है, एसेट है, और मैंने चीजें बेची हैं, तो ये सेल्स कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है या सेल्स कहलाता है। तो मेरी सेल्स हुई थी, मैंने ये एंट्री की थी जब मैंने चीजें बेची। अब जब मुझे चीजें वापस आई तो मैंने सलमान से पहले ₹1,00,000 लेना था, अब मैंने सलमान से 10,000 नहीं लेना, तो मेरा एसेट कम हुआ, तो मैंने एंट्री की सलमान अकाउंट क्रेडिट 10,000। अब जब मुझे चीजें वापस आई तो सेल्स वापस हुई हैं, तो उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। अच्छा, अब मैंने सलमान का अकाउंट क्रेडिट किया, तो मेरे लिहाज से जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वो होगा जी क्रेडिट नोट, यानी परचेजेस रिटर्न कर रहे हैं तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होता है उसका नाम है डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न हो रही हैं तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होता है वो होता है क्रेडिट नोट। अच्छा, अब ये क्रेडिट नोट तो मैंने इस नतीजे में रखा, तो पता ये चल गया कि सेल्स रिटर्न पे क्रेडिट नोट बनता है। इसको क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं, अब आपके ज़हन में पॉइंट आ गया होगा अगर आपने मेरी पहला बात ध्यान से सुन ली थी। क्रेडिट नोट इसलिए है कि ये मेरे कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री को शो करता है कि मैंने क्रेडिट कर दिया। अब मैं आपको इसकी एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ करंट सिचुएशन के मुताबिक। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आईसीएमए को 100% कोचिंग फी दी, 100% पे किया कोचिंग फी का आईसीएमए को। अब ये एग्जांपल आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी क्योंकि ये आपसे रिलेटेड बात है ना जी। 100% कोचिंग फी आपने पे कर दी आईसीएमए को, सपोज करते हैं आपने एफसीएमए के सब्जेक्ट की 100% कोचिंग फी पे की 14,000। जब आप पे कर चुके, 1 वीक की क्लासेस हुई, तो आपको पता चला कि आईसीएमए ने तो कोरोना डिस्काउंट दे दिया, तो आईसीएमए ने 25% आपको डिस्काउंट दे दिया। अब स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, वो बड़ा जल्दी बेसब्रा हो जाता है। जैसे अभी आज क्लास शुरू नहीं हो रही थी तो मुझे कॉल्स आने लग गई कि सर क्लास है कि नहीं, यानी 2-4 मिनट इंतजार नहीं हो सका। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं तो 100% पैसे दे चुका था, मेरा क्या होगा, मुझे तो डिस्काउंट मिला ही नहीं है, पता नहीं किसको मिल रहा है ये डिस्काउंट, हमें तो किसी ने नहीं दिया। अब सम टाइम ऐसा होता है कि कंपनी सेल कर चुकी है, यानी हमने तब आपकी एंट्री कर ली थी कि आपने 14,000 रुपया दिया, अब डिस्काउंट अनाउंस हो गया और हमने कहा कि हर वो बच्चा जो इस सेशन में ऑनलाइन क्लासेस लेगा उसको, जिसने 100% फी जमा कराई है या करानी थी, हमने उसे 25% ऑफ देना है। अब जो लोग तो अभी फीस जमा कराएंगे उनको तो बात समझ आ गई कि उन्होंने 25% काम देना है। अब जो 100% दे चुके थे, हमने उसकी अपने सिस्टम में एक एंट्री की, हमने उस कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, यानी हमने इस बंदे के पैसे देने हैं, हमने इस स्टूडेंट के पैसे देने हैं क्योंकि हमने इससे 25% एक्स्ट्रा ले लिया है। तो जब हमने इससे 25% एक्स्ट्रा ले लिया तो हमने इसके अकाउंट में एक क्रेडिट एंट्री की, तो क्रेडिट नोट जनरेट हुआ। अब आप सोचेंगे हमें तो कुछ नहीं मिला, क्रेडिट नोट हमारे तक तो पहुंचा ही नहीं है। वो सिस्टम में जनरेट हो गया है, जब आपका नेक्स्ट कोई फी वाउचर जनरेट होगा तो वो क्रेडिट एंट्री के साथ एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप फ्यूचर में एग्जाम फी देंगे तो वो आपका एक एग्जाम वाउचर बनेगा, उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। तो पता ये चला कि क्रेडिट नोट जरूरी नहीं है कि सेल्स रिटर्न पे ही बने। सम टाइम कंपनी अपने कस्टमर को, एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिस्काउंट दे देती है, कस्टमर को पता भी नहीं होता, तो कस्टमर समझ रहा होता है कि उसके पूरे पैसे बनते हैं, और जब उसे बाद में पता चलता है कि ये एक पॉलिसी आई थी कि इतना डिस्काउंट हो जाएगा, तो मैं उस पॉलिसी में आ गया हूं, तो मेरा ये क्रेडिट नोट बन गया था कंपनी के एंड पे, तो कंपनी ने उसका क्रेडिट नोट जनरेट कर दिया।
तो एमसीक्यूज में क्या आ सकता है कि क्रेडिट नोट कब बनता है, तो अब मैंने इसको यहाँ पे लिख भी दिया है, मैंने यही एग्जांपल कोट की है इन हैंडआउट्स में भी। तो पहले जी मैंने आपको समझाया व्हाट इज अ डेबिट नोट, व्हाट इज अ क्रेडिट नोट। ये जितनी कहानी मैंने सुनाई है ये सारा यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। व्हेन अ डेबिट और क्रेडिट नोट इज इशूड, गुड्स आर रिटर्न इफ इन, अच्छा एक तो मैंने गुड्स आर रिटर्न दे दिया, दूसरा मैंने डिस्काउंट की एग्जांपल को डिस्कस कर लिया। दिस माइट बी इशूड बाय अ सेलर फॉर अ गिविंग डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर। फॉर एग्जांपल आईसीएमए पाकिस्तान हैज इशूड क्रेडिट नोट टू इट्स स्टूडेंट्स who paid full fee before announcement of COVID-19 discount in coaching fee and this fee will be adjusted in future dues। तो ये वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि जीआरएन देखा, गुड्स रिसीव्ड नोट, उस पे लिखा हुआ था कि हमें चीजें आई हैं 90,000 की, लेकिन जो सप्लायर है ना उसने इनवॉइस भेज दिया 1 लाख की। अब अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट है, वो तो देखेगा, वो कहेगा अच्छा चीजें आई हैं इतने की और इनवॉइस आ गई है 1 लाख की, ये तो 10,000 ज्यादा लिया जा रहा है। तो ये डिफरेंस आ गया, ये वेरिफिकेशन में वेरीफाई नहीं हो पाया कि भाई चीजें तुम ले रहे हो 90,000 की और पेमेंट तुम कह रहे हो कि लाख की करो, तो हम उससे इंक्वायर करेंगे कि ये 10,000 का डिफरेंस क्यों है। तो पता चला कि ये हमारा एक पुराना सप्लायर है, उसने कहा कि मैंने चीजें आपको 90,000 की बेची थी, बाकी 10,000 की चीजें मैं आपको बस भेज रहा हूँ, आप पेमेंट 1 लाख की कर दें। तो अगर हम कभी गुड्स रिसीव्ड नोट और इनवॉइस में डिफरेंस आ जाए तो फिर भी डेबिट क्रेडिट नोट जनरेट होता है। यानी इस सूरत में लेट्स से कि मैं पे कर दूं, मैंने पेमेंट की, पेमेंट इन फुल, मैंने पूरा 1 लाख दिया, तो जब मैं 1 लाख का चेक बनाऊंगा सप्लायर को भेजूंगा तो साथ में उसे वो एक लेटर सा सेंड करूंगा, वो क्रेडिट वो डेबिट नोट होगा कि मैं उसे याद करा रहा हूँ कि भाईजान देखो, वैसे अगर मैं कहूँ उसे कि यार तुमने 10,000 की चीजें मुझे देनी है, दे देना, देख लो मैं पेमेंट कर रहा हूँ तुम्हें लाख की, अब 10,000 की चीजें मुझे दे देना तुम, तो अच्छा नहीं लगेगा, इट डज नॉट लुक नाइस। तो हम क्या करेंगे, हम उसे एक प्यारा सा पेपर भेजेंगे कि चेक है और साथ में ये एक पेपर भी है, ये तुम पढ़ लेना, तुम्हारा अकाउंटेंट समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो ये डेबिट नोट उसके साथ जाएगा 10,000 का कि भाई तुमने 10,000 की हमारी चीजें देनी है। इसी तरह जब उधर का अकाउंटेंट एंट्री करेगा तो उसके बैंक में 1 लाख आ रहा होगा, लेकिन उसकी भी लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी कि मैंने 10,000 देना है किसी का, 10,000 की चीजें देनी है, तो वहां क्रेडिट नोट जनरेट हो जाएगा। तो ये जो एक पॉइंट कि ये रेट होता है, आपकी इनवॉइस मैच नहीं करती गुड्स रिसीव्ड नोट के साथ या गलत इनवॉइस आ जाती है, तो तब भी डेबिट और क्रेडिट नोट जनरेट होता है। तो ये थे जी परचेजिंग साइकिल से मुतालिक कुछ पॉइंट्स, और ये डेबिट क्रेडिट नोट मैंने इतनी डिटेल से इसलिए बताया कि प्रैक्टिकली जब आप जॉब पे जाते हैं तो आपका ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने ये कंफ्यूजन देखी है, इवन जॉब पे जाके वो दोबारा पूछ रहे होते हैं कि सर ये आपने एक दफा बताया था डेबिट और क्रेडिट नोट, तो ये तो जरा क्लियर कर दें, ये बड़ा काम आ रहा है आजकल जी। तो ये आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ये एंट्री का और ये डेबिट क्रेडिट नोट का। अच्छा अब हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं, हमने 2 बातें मुकम्मल पढ़ ली। हाउ मच टू परचेज, मुझे कितना मटेरियल खरीदना है, ये डिपेंड करता है आपकी नीड्स पे। जैसे आप एक आसान सी एग्जांपल से स्टार्ट करें कि आप मोबाइल में कितना बैलेंस लोड करते हैं। आपको पता है कि मेरा 100 रुपए से भी 15 दिन का गुजारा हो जाता है, या मैंने तो हफ्ते का व्हाट्सएप का पैकेज करना है या 15 दिन का पैकेज करना है या मंथली, तो आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोड करते हो। आप ऐसा नहीं करते कि आपके पास पैसे हैं तो आप 10,000 का लोड कर लें, क्योंकि आपको पता है ये 10,000 तो मेरे कई साल गुजर सकते हैं या 1 साल गुजर सकता है।
तो आप इकट्ठा लोड नहीं करते। आपको भी पता है कि कौन सा ये आज आखिरी दफा लोड करवा रहा हूँ, उसके बाद 2020 में लोड नहीं हो सकना, तो आपको बाद में भी चीजें मिल सकती हैं। तो बेसिकली हर बंदा कितना खरीद रहा होता है कोई भी चीज, जितनी उसको जरूरत होती है। ठीक है, हाँ, शॉपिंग करते वक्त जरा ऐसा नहीं रहता जो लग्जरी आइटम्स है। अच्छा जी, हाउ टू परचेज, हाउ मच टू परचेज। तो हमने कहा अ सूटेबल ऑर्डर साइज, यानी हम कितना खरीदेंगे, जितना ऑर्डर साइज हमें सूट करेगा। अब मेरी सूटेबिलिटी कुछ और हो सकती है, आपकी सूटेबिलिटी कुछ और हो सकती है। तो पता ये चला कि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन को कितना ऑर्डर साइज सूट करता है। तो अभी हम आज इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितना ऑर्डर साइज होना चाहिए। तो बेसिकली आंसर ये हुआ कि हम एक सूटेबल ऑर्डर साइज ऑर्डर करेंगे जब भी हमने कुछ खरीदना है। वी मस्ट नीड अ सूटेबल ऑर्डर साइज। अब मैं आपको वो सूटेबल ऑर्डर साइज का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर साइज की। ऑर्डर साइज का मतलब है कितना खरीदना। कितना खरीदना है। अच्छा, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं हमें उसकी कॉस्ट बियर करना पड़ती है, ये बात आपको पता है, नथिंग इज फ्री। जब भी हम कुछ खरीद रहे होते हैं हमें कॉस्ट बियर करना पड़ती है। अब हम जरा एक लिस्ट बनाते हैं कि जो चीजें हम खरीदते हैं उस पे हमें कॉस्ट बियर करना पड़ती है। तो अब हम इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करते हैं। इन्वेंट्री किसको कहते हैं वैसे तो पता है सबको, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो कि वो उसे समझे कि इन्वेंट्री क्या चीज है। हमने उस दिन पढ़ा था कि गुड्स कहते हैं हर वो चीज जिसे रीसेल पर्पज के लिए खरीदा जाए, वो गुड्स है। तो हम बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, वो वक्त के साथ साथ सेल होती जाती हैं, लेकिन जो हमारे पास पड़ी होती है ना अनसोल्ड गुड्स, उसे इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री किसको कहेंगे, अनसोल्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री इस चीज को कहा जाता है। स्टॉक भी कहते हैं, कुछ किताबें आपको जो अमेरिकन बुक्स हैं वो स्टॉक्स इसको लिखेंगी, तो स्टॉक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट जरा सोचते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट है। नंबर 1, परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट से क्या मुराद है कि कोई चीज कितने की थी, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री। मसलन आप मेडिकल स्टोर पे ही जाते हैं तो उसके पास टैबलेट पड़ी हुई है जो आपने खरीदनी है, तो वो उस टैबलेट की जो कॉस्ट है ना वो परचेजिंग कॉस्ट कहलाएगी, जितने की मेडिकल स्टोर ने खरीदी थी। सपोज करें 100 की उसने खरीदी थी, वो 110 की बेच रहा है, तो मेरे लिए कॉस्ट वो बनेगी 110, लेकिन उसने कितने की खरीदी थी, उसने 100 की, तो इस चीज को उसकी परचेजिंग कॉस्ट कहते हैं। दूसरी जो कॉस्ट होती है ना वो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो ऑर्डर करने की कॉस्ट लगती है। एक सबसे आसान एग्जांपल, पिज्जा ऑर्डर करना है तो कॉल करनी पड़ेगी, 1 मिनट 2 मिनट, तो 5-10 रुपए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इसी तरह जब इस फैक्ट्री ने सामान मंगवाया तो उसकी भी ऑर्डरिंग कॉस्ट हुई होगी। मैं पूरा पर साइकिल जाके आया हूँ आपको कि परचेज डिपार्टमेंट था, उसने लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा, कोटेशंस आई, फिर सिलेक्शन हुई, फिर परचेज ऑर्डर किया। तो क्या ये सारे काम फ्री हो रहे हैं? नहीं, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं हमें उसकी कॉस्ट बियर करना पड़ती है, इसे कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर।
देखिए कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने की कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, खरीदने की कॉस्ट, यानी जितने की आपने इन्वेंट्री खरीदी। तीसरी चीज होल्डिंग कॉस्ट। होल्ड, हम फोन पे कहते हैं ना यार होल्ड करना, यानी इंतजार करो। इन्वेंट्री जब खरीदी, क्या वो उसी दिन बिक जानी है? नहीं, हो सकता है महीने बाद बिके, हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 2 हफ्तों में बिक जाए। तो जब हमने इन्वेंट्री को होल्ड किया, रखा, तो कॉस्ट बियर करना पड़ी, तो इस कॉस्ट को कहेंगे होल्डिंग कॉस्ट। द कॉस्ट incurred on holding of inventory, cost incurred on holding of inventory, तो वो होल्डिंग कॉस्ट कहलाएगा। अब ये कौन सी चीजें हैं? मेडिकल स्टोर की बात करते हैं। होल्डिंग कॉस्ट की एग्जांपल्स, सबसे पहले तो जहां पे वो रखता है ना, गोदाम या शॉप, उसका रेंट। ना चीजें मंगवाता, ना गोदाम रखना पड़ता, गोडाउन। फिर अगर स्टोर है तो स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड होता है। ना चीजें होती, ना स्टोर होता, ना ही गार्ड रखते, तो इसका मतलब है चीजें हैं, स्टोर रखना पड़ा, फिर उसका एक गार्ड रखना पड़ा, फिर एक स्टोर कीपर रखना पड़ा। स्टोर कीपर किसको कहते हैं? जो स्टोर को चलाता है, जिसने आपको सामान देना है जब चाहिए होगा, तो स्टोर कीपर की कॉस्ट भी आपको बियर करना पड़ेगी। फिर सम टाइम कुछ इन्वेंट्री आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, कॉस्ट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। जैसे मेडिकल स्टोर पे ही जाते हैं, वो कुछ मेडिसिन फ्रिज से निकाल के देता है, ना वो आइटम रखता, ना फ्रिज की जरूरत पड़ती, तो फ्रिज फ्री में तो नहीं चल रहा, उसकी कॉस्ट बियर करना पड़ रही है। तो इट मींस कॉस्ट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। आइसक्रीम, ना शॉपकीपर आइसक्रीम रखता, ना फ्रिज की जरूरत पड़ती, तो उसकी कॉस्ट इंकर हो रही है उस इन्वेंट्री को रखने के लिए, तो ये उसकी कॉस्ट ऑफ कोल्ड स्टोरेज है। इसी तरह हो सकता है कि कुछ आइटम्स का सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना हो, हीटिंग जरूरी हो, तो अगर हीटिंग हो तो वो भी कोल्ड स्टोरेज, और सम टाइम हीट स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, तो फिर उसको उसकी भी कॉस्ट है। नथिंग इज फ्री। अच्छा, और कोई बात सोचें जरा अपने जहन में, बेशक मुझे ना बताएं, बस सोचें कि और क्या खर्चा हो सकता है। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि जेनेटोरियल स्टाफ जो है वो भी, हाँ अगर आपने स्टोर में जेनेटोरियल स्टाफ रखा हुआ है तो ठीक है, जेनेटोरियल स्टाफ की भी आ सकती हैं कॉस्ट, उसमें वो कोई मसला नहीं है। लिस्ट जितनी मर्जी लंबी बनाते जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, बस वो लॉजिकल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। अच्छा, अब जिस चीज की तरफ आपका ध्यान नहीं ना गया, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो आपका ध्यान अभी जाना भी नहीं था, क्योंकि आप छोटे हैं अभी।
ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है जी। 5वां पॉइंट मैंने लिखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री। देखने में जरा मुश्किल सी टर्म लग रही है। अब जिसने तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली डेफिनेशन का लेक्चर लिया था ना लास्ट वेडनेसडे को, फिर मैंने नोट्स भी भेजे, तो उसने पढ़ लिया तो वो उनको तो याद आ गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी। द बेनिफिट फॉर गॉन व्हेन वन ऑप्शन इज अडॉप्टेड ओवर द अदर। जब हम एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज सेलेक्ट करते हैं तो जो बेनिफिट हम जाया कर देते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब देखो, मेरे पास अच्छे भले नए नए नोट थे, मैंने उन नोट से इन्वेंट्री खरीद ली, ठीक है, फंड्स मेरे पास थे, कैश था, मैंने उस कैश से इन्वेंट्री खरीद ली। अगर मैं वही कैश कहीं इन्वेस्ट करता और तो मुझे आ जाना था रिटर्न, वो रिटर्न नहीं आया इस इन्वेंट्री की वजह से। तो इट मींस ये जो पैसे जो रिटर्न की सूरत में मुझे मिलने थे, प्रॉफिट की सूरत में मुझे मिलने थे, वो मुझे नहीं आए। तो इस चीज को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं। एक तो सिनेरियो ये था कि मेरे अपने पैसे थे, हो सकता है मैंने लोन लिया हो, मेरे पास अपने पैसे नहीं थे, मैंने बैंक से जाके लोन लिया, उस लोन के पैसे से मैंने इन्वेंट्री खरीद ली। अब जब तक इन्वेंट्री सेल नहीं होनी, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मैं वापस नहीं करूंगा और मुझे उन पे इंटरेस्ट भी देना है। तो इट मींस मैंने इन्वेंट्री खरीदने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ा मुझे, तो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये दोनों हो सकती हैं। तो इसको आपने थ्योरेटिकली ये याद रखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री, तो ये भी आपकी होल्डिंग कॉस्ट है। अब इन सारी चीजों का जो सम होगा, ना इन्वेंट्री होती, ना हम ये इतनी चीजें बियर कर रहे होते। इसका मतलब है कि इन्वेंट्री रखना बहुत महंगा काम है। तो ऑर्गेनाइज सोच समझ के करनी है कि मैं कितनी इन्वेंट्री रखूं। खरीदने के पैसे तो जाहिर बात है लगते ही लगते थे, ऑर्डर करने के पैसे भी लगते थे, होल्ड करने के पैसे भी इतने ज्यादा लगते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये कॉस्ट है। और फिर चौथी कॉस्ट जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है उसको कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट का मतलब होता है चीजों का खत्म हो जाना। द प्रॉफिट फॉर गॉन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। यानी मुझे जो पैसा आना था, जो मुनाफा आना था, वो नहीं आया क्योंकि मेरे पास एक चीज ही नहीं थी। अब आप एक एग्जांपल समझे, सपोज करें आप मेडिकल स्टोर पे गए, आपने कहा कि मुझे ये वाली मेडिसिन चाहिए, उसने कहा खत्म हो गई है जी, नहीं है। मास्क चाहिए, लेट से मास्क ही है, ठीक है, तो उसने कहा मेरे पास नहीं है। अगर उसके पास मास्क होते तो वो आपको सेल करता तो मुनाफा कमाता, लेकिन उसने सेल ही नहीं किया, मुनाफा ही नहीं आया। तो ये जो चीजें हैं जो स्टॉक आउट हो गई, जो खत्म हो गई, खत्म होने की वजह से आपको कुछ आना था, नहीं आया, तो ये भी कॉस्ट बनी उस दुकानदार की, ये चीज भी कॉस्ट बनी। इसका मतलब है हमें जब एज अ इन्वेंट्री मैनेजर, अकाउंटेंट का रोल सिर्फ डेबिट क्रेडिट करना अकाउंट्स में नहीं है, इन्वेंट्री को भी कंट्रोल करना होता है। तो आज ये जो मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, दिस इज बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल, कि मुझे एज अ इन्वेंट्री मैनेजर मैं इन्वेंट्री इतनी मेंटेन करूं कि ये जो 4 कॉस्ट आपको मैंने बताई हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी मिनिमम। यानी मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने अपना एक ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेंट्री मैनेजर। Objective of an inventory manager is to minimize inventory cost
यानी मैंने एज अ इन्वेंट्री मैनेजर कोशिश करनी है कि मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट कम से कम होए। अब इन्वेंट्री की कॉस्ट है कौन सी? वो यही 4 कॉस्ट हैं जो मैंने आपको बता दी। यानी मैंने परचेजिंग कॉस्ट कम से कम करनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम करनी है, होल्डिंग कॉस्ट कम से कम करनी है और स्टॉक आउट कॉस्ट कम से कम करनी है। यानी इन चारों चीजों का सम कम से कम आना चाहिए। तो इस चीज को कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो अभी मैंने आपको सिर्फ 4 सिंपल से कॉन्सेप्ट बताए कि परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है। यानी जब स्टॉक खत्म हो जाता है तो उसकी वजह से जो नुकसान उठाना पड़ता है उसे कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। इसका मतलब है हमें स्टॉक खत्म भी नहीं होने देना, तो हमें उतना स्टॉक मंगवाना है कि हमारे सारे कस्टमर सेटिस्फाइड जाएं। ठीक है, लेकिन सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। लेकिन हमने एज ए इन्वेंट्री मैनेजर इस काबिल होना है कि हमें सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे पास, जितनी हमें हमारे बिजनेस को रिक्वायर्ड है। अब मैं आपके सामने एक जरा न्यूमेरिक चीज डिस्कस करता हूँ, इन्हीं चीजों को अप्लाई करते हैं। सपोज करें कि एक चीज है जो आप खरीदते हैं, उसकी परचेजिंग कॉस्ट है ₹10 पर kg। आपने साल में जितना वो इस्तेमाल करना है, सपोज कर रहा हूं आपने साल में 100,000 kgs इस्तेमाल करने हैं। वो कोई मटेरियल है जो साल में 1 लाख किलो लगता है आपका, और 10 रुपए किलो उसका रेट है। फिर जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ₹200 पर ऑर्डर। यानी जब भी आप ऑर्डर करेंगे आपका 200 रुपया लगेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ना, ये साइज पे डिपेंड नहीं करती। मसलन 10,000 किलो का ऑर्डर जाएगा तो 200 रुपये ही लगना है, 50,000 किलो का ऑर्डर करेंगे फिर भी 200 ही लगेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ, एक बिल्कुल आपके लेवल की एग्जाम्पल देके। आप जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो अगर आप एक पिज्जा ऑर्डर करें तो कॉल के पैसे तो उतने ही कटते हैं ना जितने मिनट के चार्जेस है। लेट से 1 मिनट कॉल हुई, 2 रुपए लगे आपके। लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया फिर भी 2 रुपए ही लगे, एक्स्ट्रा लार्ज ऑर्डर करें फिर भी 2 ही लगेंगे। यानी कॉल कंपनी ये नहीं कहती कि भाई खुद तो लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जे पे आ गए हो, मेरे चार्जेस उतने ही है। तो जो ऑर्डर साइज है वो हमेशा ऑर्डर के हिसाब से चार्ज होता है। ऑर्डर कितने यूनिट का है उससे चेंज नहीं होता। यानी 10,000 किलो मंगवा लो, 20,000 किलो मंगवा लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 200 रुपए आई है पर ऑर्डर। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट में लंबी चौड़ी लिस्ट थी, आपने उसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है। आपको दिया जाएगा लेट्स से होल्डिंग कॉस्ट इज ₹5 पर kg पर एनम। अब इसका मतलब समझ लें, होल्डिंग कॉस्ट इज ₹5 पर kg पर एनम। कहता है कि अगर 1 किलो आप होल्ड करें 1 साल के लिए, अगर आप 1 किलो 1 साल के लिए होल्ड करें तो 5 रुपए खर्चा होगा उस पर। ₹5 पर kg पर एनम। 1 kg को अगर हम 1 ईयर तक, 1 साल तक होल्ड करें तो हमारा इतना खर्चा होगा। और ये पहला सवाल है तो मैं इसमें स्टॉक आउट कॉस्ट 0 ले रहा हूं। और वैसे भी जो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं होगी। ये पूरे सिलेबस में स्टॉक आउट कॉस्ट का जिक्र हम नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है। इसको बाद में स्ट्रेटेजिक लेवल में जाके एक सब्जेक्ट आएगा, वहां पे स्टॉक आउट लेवल की कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। यहाँ पे आपने जो 3 कॉस्ट याद रखनी है आज के बाद, वो 3 ये होंगी: परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट।
स्टॉक आउट कॉस्ट आपके लेवल पे अजम्पशन है कि वो जीरो है, वो नहीं इंकर होनी ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन जब आप और बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह आफ्टर अ ईयर स्ट्रेटेजिक लेवल में जाएंगे तो वहां पे जाके आपको स्टॉक आउट कॉस्ट की कैलकुलेशंस वगैरह भी सिखाई जाएंगी। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये डाटा हमें दिया हुआ है। अब एक और चीज, कंपनी ऑर्डर साइज कितना रखती है। ऑर्डर साइज मैं सपोज कर रहा हूं कि कंपनी जब भी मंगवाती है 20,000 केजी का ऑर्डर करती है। अब हमें इस सिचुएशन में टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट बतानी है। इन्वेंट्री पे कितने पैसे लग रहे हैं इसके, तो हमने पढ़ा इन्वेंट्री पे 4 पैसे लगते हैं, परचेजिंग करने की कॉस्ट, ऑर्डरिंग करने की कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। और यहाँ पे स्टॉक आउट कॉस्ट जीरो है, जिंदगी आसान होगी, सिर्फ 3 कैलकुलेशंस करनी है हमें। परचेजिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन समझें जी। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमने बतानी है किस हिसाब से, एनुअल। तो मैं यहाँ पे एनुअल का वर्ड लिख देता हूँ। टोटल एनुअल ऑर्डरिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, तो पहली चीज परचेजिंग कॉस्ट, तो इसके साथ भी एनुअल का वर्ड आ गया, एनुअल परचेजिंग कॉस्ट। फॉर्मूला बहुत आसान, कॉस्ट पर केजी इनटू एनुअल डिमांड। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि भाई 1 किलो कितने का है, 10 रुपए का, और पूरे साल में कितने किलो खरीदोगे, 1 लाख। तो इसका मतलब है आपकी जो कॉस्ट आई एनुअल परचेजिंग कॉस्ट वो 1 मिलियन हो गई। जी समझ आ गई सबको, बहुत आसान सी चीज है। खरीदने की कॉस्ट, तो जब हम खरीदते हैं क्वेश्चन कहता है 10 रुपए का एक है, ये मैंने ऊपर डाटा लिखा हुआ है, आपको आखिर पे स्क्रीनशॉट का देता हूँ। 10 रुपीज पर केजी रेट था, और एनुअल कितना डिमांड है, कितनी खरीदना है, 100,000, तो 1 मिलियन इसकी कॉस्ट आ गई, एनुअल परचेजिंग कॉस्ट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सेकेंड, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कहता है पूरे साल में ऑर्डर करने की कॉस्ट। तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि जब मैं एक दफा ऑर्डर करता हूं तो कितने पैसे लगते हैं, कॉस्ट पर ऑर्डर, और मैं साल में कितने ऑर्डर करूंगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। तो क्वेश्चन कहता है कि आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर 200 है, ₹200, नंबर ऑफ ऑर्डर मैंने साल में 1 लाख किलो खरीदना है, और मैं जब भी खरीद रहा हूं कितना खरीद रहा हूं, 20,000। तो आपको पता चल गया 5 ऑर्डर थे, यानी 20-20 हजार करके खरीदूंगा तो लाख करने के लिए 5 दफा खरीदना पड़ेगा ना। तो फार्मूला क्या हुआ नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, तो फार्मूला हुआ एनुअल डिमांड यानी साल में कितना खरीदना, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में एनुअल डिमांड 100,000 है, ऑर्डर साइज 20,000 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये चीज होगी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये 4 जीरो कट गए, 2 से 2 कट गया, तो कितना बना जी, 10,000। तो ये आपकी पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, 1,000 शायद, ओके ठीक है 1,000। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी इतनी आ गई।
तो ये भी बहुत आसान चीज हो गई कि कॉस्ट पर ऑर्डर पता हो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता हो। नंबर ऑफ ऑर्डर इस सवाल में तो बहुत सीधे सीधे थे 5, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवा दिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। 3 एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी एक यूनिट को 1 साल तक अगर होल्ड करूं, इनटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है वो भी बता देता हूं, पहले जो चीजें दी हुई हैं वो देख लेते हैं। होल्डिंग कॉस्ट पर केजी थी जी ₹5, ₹5 पर केजी पर एनम, यानी 1 किलो को 1 साल तक होल्ड करूं तो फिर इतना खर्चा होता है, इनटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है जी ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, हम इसको कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बफर स्टॉक क्या चीज है। तो बफर स्टॉक को आज मैं 0 समझूंगा, तो बाकी जो डाटा दिया हुआ है ना वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ₹5 दिया हुआ था। ऑर्डर साइज, इस कंपनी का ऑर्डर साइज 20,000 है, इसे 2 से डिवाइड करें और बफर स्टॉक है नहीं, उसे मैंने 0 ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 बचेगा। 10 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,000 आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बनी। यानी इन्वेंट्री को स्टोरेज करने की जो कॉस्ट है वो 50,000 सालाना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000 सालाना है, और खरीदने की कॉस्ट 1 मिलियन है। और हमने चौथी चीज जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो तो हमने अज्यूम किया हुआ है, क्वेश्चन में है ही नहीं, तो स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी 0 है। तो अगर हम देखें तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी हुई, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट कितनी हुई, तो एक परचेजिंग कॉस्ट 1 मिलियन है वो, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000 है, होल्डिंग कॉस्ट 50,000 है, और स्टॉक आउट कॉस्ट 0 है। तो इन सब को जब आप जमा करेंगे तो ये क्या होगा 1,051,000, यानी 10,51,000, ये आपकी इन्वेंट्री की टोटल सालाना कॉस्ट है। तो देखो बच्चों सीखा क्या हमने आज, ये सीखा, बात यहां से शुरू हुई कि कितना खरीदना है, तो हमने कहा एक सूटेबल ऑर्डर साइज होना चाहिए। अभी मैं सूटेबल पे नहीं गया कि सूट क्या करता है, वो सूटेबिलिटी कल देखेंगे इंशाल्लाह, यानी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हमने अभी सिर्फ ऑर्डर साइज को समझा कि ऑर्डर जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ती है इन्वेंट्री से रिलेटेड, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। तो आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं, वरना ये स्क्रीनशॉट ले लें तो यहां से भी आप इसको पढ़ लेंगे। बुक में भी ये सारा कुछ है, चैप्टर 5 में ये आपको सारी बातें मिल जाएंगी, बस थोड़ा आगे पीछे होगा। ये फिर मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाई, इस डाटा को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हमने इसकी कैलकुलेशन की कि एनुअल परचेजिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, और फिर हमने कहा कि इन्वेंट्री से रिलेटेड टोटल कॉस्ट कितनी है। तो यही सारी चीजें आप वहां से पढ़ेंगे। अभी मैंने सूटेबिलिटी की बात नहीं की कि मुझे सूट कितना करता है, मैंने सिर्फ ये कहा कि जब भी खरीदते हैं ऑर्डर इतना आता है, इतना हमने ऑर्डर करना है, उस पर परचेजिंग कॉस्ट है, और हमारा एज अ इन्वेंट्री मैनेजर ऑब्जेक्टिव क्या था,
the objective of an inventory manager is to minimize the inventory related costs. अब इसी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने की हम नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि मुझे एज अ इन्वेंट्री मैनेजर उतना खरीदना है कि मेरी कंपनी को थोड़ी कॉस्ट बियर करना पड़े, क्योंकि मैं कंपनी के पैसे बचाऊंगा तो मैं कंपनी का अच्छा एम्प्लॉय बनूंगा ना, एफिशिएंट होगा। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो होते ही एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो एज अ इन्वेंट्री मैनेजर वो यही है कि टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट, एंड देयर आर 4 इन्वेंट्री कॉस्ट: परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। तो इन चारों चीजों का सम मुझे कम से कम करना है, और वो कम से कम कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा। स्टॉक आउट कॉस्ट मैंने बता दिया कि आपके फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वेश्चंस के अंदर नहीं दिया जाएगा, सिलेबस उसको कवर नहीं करता। वो सेफ्टी स्टॉक और चीज़ है, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक और चीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ काम इतना करना होता है जो मैं आपको करवाऊं, मेरे से आगे ना सोचा करें, ठीक है? वो मुझे पता है कि क्या क्या है, वो मैं आपको सारा कुछ इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ करवाऊंगा। वो कहते हैं ना कि इमाम से पहले नमाज पढ़ लेना नमाज नहीं होती, तो इसी तरह आपने मेरे से आगे नहीं जाना। जो मैं आपको करवाऊंगा ना, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है। अच्छा, मैंने आपका एक क्विज अरेंज किया है। क्विज मैं थर्सडे को अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा। सेकंड क्विज है। सेकंड क्विज में आपका जो ले रहा हूं वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक है। आपने आज इस लेक्चर को रिवाइज करने के बाद जब आपके पास पढ़ने का मूड हो, टाइम हो, तो आपने कॉस्ट क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह रिवाइज करना है। थर्सडे वाले दिन मैं उसे गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगा, और मैंने उसका जो ड्यू टाइम है ना वो फ्राइडे नाइट तक रखा हुआ है। तो आपने उसे फ्राइडे नाइट तक, यानी ऑलमोस्ट 24 आवर्स कम से कम आपके पास वो क्विज अवेलेबल होगा। आपने उस क्विज को करना है। क्विज का टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके, तो मैं आपके साथ, जाहिर है व्हाट्सएप ग्रुप में आप सारे लोग देख रहे होते हैं, तो ये मैं थर्सडे को शेयर करूंगा कल, ठीक है? 24 आवर्स का इसका आपको टाइम दूंगा। तो आपने उसको विद इन ड्यू टाइम उसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप उस टाइम के बाद अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपसे आपका क्विज नहीं लेगा। तो आपने उसे उस टाइम पे जो है वो अटेम्प्ट करना है। से जी टाइम जी जी, मेरे आइडिया है, इसीलिए तो मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ। बस करते हैं, ये मुझे बस एक आध बात कर लेने में। ठीक है सर। जी, तो आपने वो क्विज जो है वो फ्राइडे तक का टाइम होगा, कल मैं उसे स्टार्ट करूंगा। अच्छा, जब भी मैं गूगल क्लास की बात करता हूँ ना, तो मुझे कई बच्चे कहने लग जाते हैं सर गूगल क्लास का लिंक। मैंने हर क्लास में बताया है बेटा, आपको मुझे ईमेल सेंड करनी है, फिर आपको उसका लिंक मिलेगा। तो मेरा ईमेल एड्रेस मेरे हैंडआउट्स के ऊपर भी जो फुटर होता है वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। जो मैंने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर किए हैं वो अदरवाइज मैंने कल लिख भी दिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास में वही सारी चीज़ें बताई जाएं। तो आपने ईमेल करनी है मुझे। वैसे जिनका डाटा मेरे पास आया था मैंने उन्हें ऐड कर लिया है। क्लास में इस वक्त तक 62 स्टूडेंट्स हैं और ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स की ईमेल पेंडिंग है। तो जब भी मैं गूगल क्लास की बात करता हूँ तो मुझे नहीं पता चलने लग जाता है कि ये भी नहीं। आप अपना ईमेल एड्रेस चेक करें, 40 लोगों को इनविटेशन गई हुई है और उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। तो हो सकता है आप उनमें से एक हो। अदरवाइज मुझे ईमेल करें ayazfcma@gmail पे, तो मैं आपको गूगल क्लास में ऐड कर लूंगा। जी, एक मैंने टर्म लिखी थी PA, बेटा पर एनम, यानी सालाना, पर एनम।
अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है कि आपने ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि टू मिनिमाइज द कॉस्ट, तो क्या ये कॉस्ट सेंटर होगा? बिल्कुल सही है, स्टोर एक कॉस्ट सेंटर होता है। तो स्टोर को, यानी इन्वेंट्री स्टोर में जाती है ना, तो स्टोर को कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट लिखी थी, उसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो मेरे से स्किप हो गया था, लेकिन एक स्टूडेंट ने उसे बता दिया कि सर इसको भी लिख लें। वो ये है, एक और पॉइंट जी होल्डिंग कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज। चीजें जब हम बल्क में खरीद लेते हैं तो कुछ चीजें पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, तो वो जो स्पॉइलेज कॉस्ट है ना, वो भी होल्डिंग कॉस्ट है। ना चीजें रखते, ना खराब होती, ना पैसे जाया होते। ठीक है, तो अक्सर इन्वेंट्री मैनेजर इतना खरीद लेते हैं कि वो स्पॉइल होने लग जाती हैं, तो स्पॉइलेज कॉस्ट भी अगर हुई तो वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगी। तो होल्डिंग कॉस्ट का ज्यादातर सवाल थोरेटिकल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन कैलकुलेशन में सिर्फ वो डायरेक्ट ही बता देता है कि सारी चीजों का जो सम है ना वो ₹5 है। जी, अब मैंने आपके सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो यही सारे पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। आज की क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।